हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10th मैथ एंड साइंस है में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1, 2 और 3 पर चर्चा कर चुके हैं और आने वाले समय में हम इसी प्रकार से मॉडल टेस्ट पेपरों पर चर्चा करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आइए शुरू करते हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 पर चर्चा। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के किस प्रकोष्ठ की दीवार मोटी और मजबूत होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। ऊपर 2 आलिंद, नीचे 2 निलय। हमारे दोनों आलिंद जो हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन जो निलय होते हैं उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दायां निलय छोटा, बायां निलय थोड़ा बड़ा होता है और बाएं निलय से ही हमारे शरीर को रक्त की सप्लाई होती है। इसलिए बायां निलय थोड़ा मजबूत होता है, इसकी दीवार थोड़ी मजबूत होती है और ये थोड़ा बड़ा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा बायां निलय। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रस को हम हार्मोन नाम देते हैं। हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे 6 तरह के हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। तो एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है और यह एड्रीनल ग्रंथि वृक्क जो हमारी किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम अधिवृक्क ग्रंथि भी है। इसलिए एड्रीनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है, अर्थात हमारा स ऑप्शन इसमें सही है। चलिए चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। देखिए, जिस प्रकार जंतुओं में हार्मोन स्रावित होते हैं उसी तरीके से पादपों में भी हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। ये जो चारों ऑप्शन हैं ये आपके सभी पादप हार्मोन हैं जिनका अलग अलग कार्य होते हैं। इसी प्रकार जैसे ऑक्सिन, जिब्लेरिन, ये आपके वृद्धि हार्मोन होते हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। लेकिन पत्तियों का जो मुरझाना होता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को तेज करता है और अगर ये हार्मोन पादप में कम बने तो कोशिकाएं कम बनेंगी, जिससे पत्तियां मुरझा जाएंगी। तो हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है साइटोकाइनिन। चलिए चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। प्रश्न 4, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। उसके कई कारण थे। सबसे पहले कि ये एक वर्षीय शाक होता है, अर्थात एक ही सीजन में अपना जीवन काल पूरा कर लेता है और इससे हमें रिजल्ट जल्दी जल्दी प्राप्त होते हैं। दूसरे, इसमें 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। तो सेकंड जो आंसर है कि उनमें 7 जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं, ये सही है। इसके अलावा भी उसमें कई और कारण भी थे मटर के पौधे का चयन करने का, जैसे इसमें स्वपरागण और परपरागण आसानी से हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो या तो अभिलंब के से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन में
जो प्रकाश की किरण है उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो हमारा ए इस ऑप्शन इसमें सही है। चलिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए रेटिना जो है, हमारी जो नेत्र का जो लेंस है वो उभयोत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपने पढ़े हैं। तो हमारा जो लेंस है वो उभयोत्तल लेंस है, अर्थात एक उत्तल लेंस की प्रकृति है। और उत्तल लेंस से हम जानते हैं कि सभी जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं और वास्तविक बनते हैं, केवल एक पोजीशन को छोड़ करके। अर्थात रेटिना से भी जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सभी उल्टे और वास्तविक बनेंगे। 7वां क्वेश्चन एक संख्यात्मक प्रश्न है। संख्यात्मक प्रश्नों को एबेसेदा इस तरीके से नहीं बताए जाते हैं, उन्हें हल किया जाता है। तो इसका वीडियो मैं एक अलग से आपको डालूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। देखिए सबसे पहले समझिए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से हमारा तात्पर्य होता है कि जब भी किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार गर्म हो जाता है। इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव जैसे विद्युत हीटर में एक कुंडली होती है, स्प्रिंग, जो कि नाइक्रोम धातु की बनी हुई होती है। और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हीटर में, तो वो नाइक्रोम की कुंडली आप देखते हैं वो बिल्कुल रक्त तप्त हो जाती है, बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो ये तो कार्य कर रही है। दूसरी है विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री में भी इसी प्रकार की एक अंदर स्प्रिंग होती है और वो इसी तरीके से गर्म होती है, और जो हमारी इस्त्री है, प्रेस है, वो गर्म हो जाती है। विद्युत बल्ब में भी इसी प्रकार से होता है, उसमें भी टंगस्टन का धातु होता है। जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो भी टंगस्टन का जो तंतु होता है वो रक्त तप्त हो जाता है, दीप्त हो जाता है। अर्थात ये तीनों तो जो ऑप्शन है वो विद्युत धारा की तापीय प्रभाव के हैं, लेकिन प्रश्न में पूछा नहीं है। तो हमारा इसमें सही उत्तर आएगा विद्युत पंखा, क्योंकि विद्युत पंखा विद्युत धारा के यांत्रिक प्रभाव पर कार्य करता है। चलिए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। देखिए प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाओं में आपने कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी। उसमें दो अभिक्रियाएं आती हैं, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शेपी। चलिए नाम से पहले ऊष्मा शोषी को देखते हैं, नाम से देखेंगे। देखिए ऊष्मा शोषी, ऊष्मा प्लस शोषी अर्थात ऊष्मा का अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके जस्ट विपरीत अभिक्रिया होती है ऊष्मा शेपी। तो यहाँ पर हमारा ब आंसर बिल्कुल सही है, CaCO3 का CaO में बदलना। अर्थात CaO, देखिए समझिए CaO क्या होता है। CaO जिसे हम सामान्यतः कली कहते हैं, जो हम हमारे घरों में पहले दीवारों पर करते थे, उसे हम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और जब हम इसमें फूंक मारते हैं तो हमारी फूंक से जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड CaO से मिल जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3 का निर्माण करेगी। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी की तरह की एक दूसरी अभिक्रिया भी होती है जिसे हम ऊष्मा शेपी कहते हैं। अर्थात जैसे ऊष्मा शोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा उसमें निकलती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन 10, बायोगैस का मुख्य घटक होता है। देखिए बायोगैस जो होती है वो सड़ी गली पत्तियों से, गोबर से, इनको इकट्ठा करके रख दिया जाता है और उसमें जो गैस बनती है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से, उसे हम बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो हम मैथेन होता है, CH4। और ये जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैथेन है, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी का गर्म होना। निम्न में से कौन सा युगल
विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। देखिए AgNO3 विलयन होता है जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, कॉपर धातु जिसे Cu बोलते हैं। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो कॉपर धातु सिल्वर Ag को प्रतिस्थापित कर देगा और हमारा नया पदार्थ CuNO3 और प्लस Ag बन जाएगा। अर्थात ये एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए चर्चा करते हैं 12th क्वेश्चन में। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित है। देखिए हमारे वायुमंडल के ऊपर 4 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो ओजोन परत जो होती है वो ओजोन मंडल में होती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है और ये ओजोन परत जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करने से उनमें निकलने वाली जो गैस होती है जिसको हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो इस ओजोन परत को नष्ट कर रही है, इसमें छेद बना रही है। उसके प्रभाव के कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही हैं और कई प्रकार की बीमारियां जैसे त्वचा रोग, कैंसर, गर्भपात आदि रोग हो रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है। सबसे पहले तो ये समझे कि अम्लों में गुण कौन कौन से होते हैं। देखिए अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान जो है वो 7 से कम होता है। तो ये तीनों तो अम्लों के गुण हैं, लेकिन ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, ये साबुन की तरह कार्य करते हैं। साबुन जो होता है वो क्षार होता है। अब इसमें यह है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या क्षार नीले लिटमस को लाल करता है। तो इसका एक सामान्य से तरीका है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए अम्ल, इसके लास्ट में अम्ल जो शब्द है इसके लास्ट में लय शब्द आ रहा है और इधर लाल इसके भी लास्ट में लय शब्द हो रहा है, अर्थात नीले को लाल ये अम्ल करेगा और इसका विपरीत तो क्षार होता है। तो क्षार जो है उसे याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो लाल को नीला करेगा, क्योंकि वो इसका विपरीत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। माँ और भ्रूण के बीच साहचर्य कौन करता है जिसमें कार्य के आदान प्रदान होता है। देखिए माँ जो बच्चा होता भ्रूण होता है वो माँ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है और वहाँ जा कर के माँ और बच्चे के बीच में एक संरचना होती है जिसे हम प्लेसेंटा गर्भनाल कहते हैं। उस प्लेसेंटा के द्वारा ही वो जो भ्रूण होता है वो माँ से जुड़ जाता है और माँ से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर है प्लेसेंटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाई गई बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो वो की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। इस तरीके से हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।